मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है और पूरे इंडिया में जो अब बच्चे हैं इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। नवंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस होते हैं 10th क्लास या उससे कम की क्लास के बच्चों के लिए। तो आज इस वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है NSE-JS। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग NSE-JS या फिर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। NSE-JS पहली स्टेज होती है 5 स्टेजेस की जो IJSO को तक लीड करती है। IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसमें इंडिया की तरफ से 6 बच्चे फाइनली रिप्रेजेंट करते हैं। इस साल 2019 का जो IJSO है वो कतर के अंदर है और उसके लिए जो कैंप है अभी एज वी आर स्पीकिंग अभी चल रहा है। NSE-JS एग्जामिनेशन के अंदर स्टेट वाइज सीट्स होती हैं, जैसे राजस्थान की 18 सीट्स होती हैं। ये जो पूरा कोटा है कि पूरी स्टेट्स में हर एक स्टेट में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये जो कोटा है ये IAPT.org.in पर अवेलेबल है। इस एग्जामिनेशन के अंदर 2 स्कोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है MAS, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। ये एक ऐसा स्कोर होता है जिसके नीचे IAPT बच्चे को क्वालिफाई नहीं करती है, चाहे उसके स्टेट में कोटा अवेलेबल हो। जैसे अगर मैं आसाम की बात करूं तो मान लीजिए आसाम का कोटा 6 सीट्स का है और 6 सीट्स में से केवल 2 बच्चों के MAS से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो केवल 2 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, चाहे पूरी सीट्स फिल ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्कोर होता है MI मतलब होता है मेरिट इंडेक्स। मेरिट इंडेक्स टॉप 10 बच्चों के एवरेज का 80% स्कोर होता है। अब मान लीजिए जैसे टॉप 10 बच्चों का एवरेज 200 आया तो इसका 80% 160 हो गया। तो 160 से ऊपर जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो स्टेट कोटा से एक्सीड भी ना कर जाए, तो भी सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल 2017 की अगर मैं बात करूं तो जो MI स्कोर था वो 158 था और राजस्थान में 37 स्टूडेंट्स MI से ऊपर थे, तो 37 के 37 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। इसका मतलब ये होता है कि MI अगर आप लेके आते हो, MI के अंदर स्कोर लेके आते हो, तो आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे कोटा अवेलेबल हो या ना हो, आपका सिलेक्शन होना श्योर होता है। अब हम NSE-JS पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। NSE-JS का जो पेपर होता है वो 4 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। 4 कोड आते हैं पेपर के अंदर। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सबके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है और -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो टोटल जो मार्क होते हैं पेपर के वो 240 होते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 9, 10, 11, 12 चारों साल का सिलेबस इसमें कवर होता है, कुछ कुछ पार्ट्स। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो जो पिछले साल 2018 में जो कवरेज था वो है। जैसा आप देख सकते हैं 9th क्लास में 60 मार्क्स का पेपर क्लास 9 से आया और उसी तरह से अलग अलग क्लासेस का आप देख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस है उससे सिग्निफिकेंटली पेपर आता है NSE-JS लेवल पे, तो अगर 9, 10th क्लास का सिलेबस भी किसी बच्चे का बहुत अच्छा है और उसने NSE-JS लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो उसके काफी अच्छे चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन में। नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो है डिफिकल्टी एनालिसिस। डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं तो 2018 का पेपर अब तक का NSE-JS का सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था और यही रीजन है कि जो MI स्कोर था पिछले साल का वो काफी कम गया था। 118 मार्क्स MI गया था और MAS 74 मार्क गया था, जो काफी लो है। बहुत सारी स्टेट्स में तो ये कोटा फिल भी नहीं हो पाया इसी रीजन की वजह से। अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी 2 तरीके से होती है। पिछले साल एक तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, जिस वजह से केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी दिक्कतें आई बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने की। खासकर मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत डीप कैलकुलेशंस होती हैं, वो बिना कैलकुलेटर के नहीं हो पाती हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। एक डिफिकल्टी का रीज़न ये था। दूसरे डिफिकल्टी का रीज़न ये होता है कि क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ओलंपियाड है, तो ओलंपियाड के अंदर कभी भी ये इंटेंट नहीं होता एग्जाम जो सेट करते हैं उन लोगों का कि बच्चों के फुल मार्क्स आए। तो ओलंपियाड के अंदर जनरली कम ही स्कोर आता है। 80 क्वेश्चंस आते हैं 120 मिनट्स में और काफी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं और 11-12 तक का भी कवरेज आता है। तो इस वजह से डिफिकल्टी इस पेपर की थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है। तो पिछले साल का पेपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट था। मेरा ये मानना है कि इस साल का पेपर पिछले साल से इजी आएगा, मगर 2017 से टफ आएगा। 2017 का पेपर काफी इजी था, तो उसी हिसाब से बच्चों को प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो पिछले साल का डिफिकल्टी लेवल था। 1 मतलब होता है इजी, 2 मतलब होता है मॉडरेट, 3 होता है डिफिकल्ट। आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो पेपर्स है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की रेंज में ही थे। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले साल के कंपैरिजन में इस 2018 का पेपर, मतलब 2017 के कंपैरिजन में 2018 का पेपर काफी डिफिकल्ट था। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं 2 साल का कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि 2018 का पेपर सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट था। अब जो ये नेक्स्ट एनालिसिस है वो पिछले साल का एनालिसिस है। मैंने आपको बताया 118 MI स्कोर होता है पिछले साल का। अब
होता क्या है कि अगर मान लीजिए पेपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट आ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं। हम लोगों ने जब क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो हमने ये पाया कि 57 मार्क्स के क्वेश्चन काफी इजी थे, उसके बाद 90 मार्क्स के क्वेश्चन मॉडरेट थे और बाकी जो अवेलेबल मार्क्स थे उसके क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो अगर मैं इजी और मॉडरेट की बात करूं तो 147 मार्क्स का पेपर मॉडरेट और इजी था। इसका मतलब 147 मार्क्स एक ऐसे मार्क्स है जो बच्चे को अचीवेबल थे, बट क्योंकि जो बाकी का पेपर डिफिकल्ट था उससे एक इंप्रेशन बन गया बच्चों के दिमाग में कि ओवरऑल ये पेपर डिफिकल्ट है। और जब ऐसा होता है तो बच्चे फिर सिली मिस्टेक भी करते हैं, वो इजी क्वेश्चंस भी गलत करते हैं। तो मेरा बच्चे को ये गाइडेंस रहती है एनएससीजेएस के अंदर हमेशा कि इजी क्वेश्चन कभी भी गलत ना करें और मॉडरेट में से मैक्सिमम क्वेश्चन वो सही करने की कोशिश करें। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर अननेसेसरी टाइम ना दें। अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उनको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर 2018 के सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो काफी डिफिकल्ट आया था। प्री आरएमओ लेवल कुछ क्वेश्चंस ने टच किया और इसी वजह से मैथ्स के अंदर जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो बच्चों का डिप हुआ होगा। फिजिक्स के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल भी रहे। प्रिंटिंग एरर भी इस बार देखी गई, 2018 के अंदर पेपर में देखी गई। तो ये जो सारा प्रॉब्लम हुआ इस वजह से फिजिक्स का पेपर भी डिफिकल्ट हो गया। केमिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा कैलकुलेशंस आई और कैलकुलेटर की ना होने की वजह से ये पेपर अननेसेसरीली डिफिकल्ट हो गया। बायोलॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चंस एनएसईबी लेवल के भी आए, जो बायो ओलंपियाड होता है, सीनियर ओलंपियाड जिसको माना जाता है, उस लेवल के क्वेश्चंस भी इस बार पूछे। तो पेपर सिग्निफिकेंटली ओवरऑल काफी डिफिकल्ट हो गया 2018 का। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि भाई 2019 के लिए हम क्या गाइडेंस दे सकते हैं, क्या टारगेट स्कोर्स हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मेरी हर एक बच्चे को जो सिंपल स्ट्रैटेजी है वो ये है कि 9th और 10th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप स्ट्रांगली सॉल्व करने की कोशिश करें। आईसीएससी की बुक्स यहाँ पे बहुत हेल्प कर सकती हैं बच्चे को 9th और 10th क्लास के लिए, और किसी भी कोचिंग का एनएससीजेएस का मटेरियल आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं टारगेट स्कोर की बात करूं तो जो स्टेट जहां पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे जो स्कोर जाता है, कट ऑफ स्कोर जाता है, वो तकरीबन एमआई के करीब ही जाएगा। तो आप उसी हिसाब से टारगेट रखिए। और दूसरी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की जो कट ऑफ्स थी, जैसे महाराष्ट्र की 87 थी, तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो अपना टारगेट स्कोर है। मगर टारगेट स्कोर कुछ भी हो, मैंने आपको बताया 147 मार्क्स का पेपर इजी और मॉडरेट आया था। इसका मतलब अगर आप केवल इजी और मॉडरेट भी बहुत अच्छे से कर दें तो भी आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो जो भी बच्चा एनएससीजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इस वीडियो को एज अ बेंचमार्क देखे और उन सभी बच्चों के साथ या फिर उन्हीं सभी पेरेंट्स के साथ जो इसके लिए कंसर्न है उनके साथ शेयर करें, ताकि एनएससीजेएस 2019 में उनको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।